हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 2:15 हो रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा है ना एकदम क्लियर क्लियर व्यू दे पाऊँ कि सीबीओ का कैसा वर्क प्रोफाइल रहता है अपने बैंक में, और पीओ के बीच का भी मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊं कि भाई आखिर ये सीबीओ और पीओ होता क्या है। ठीक है, तो जो पीओ है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो सीबीओ है उनको तो देखना एकदम मस्ट है। अगर आप नहीं देखोगे तो भाई आपका, फिर मैं क्या बोलूँ आपको देखना चाहिए भाई, क्योंकि आप फ्यूचर में आ रहे हो, सीबीओ बन रहे हो, तो आपको तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं 1 साल से मैं बैंक में हूँ, तो मैं आपको एक्चुअल में क्या है वो मैं सब कुछ आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि सीबीओ क्या होता है बैंक में, पीओ क्या होता है बैंक में, सीबीओ को कितनी सैलरी मिलती है, पीओ को कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, सीबीओ का क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, पीओ का क्या प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, इन 3-4 टॉपिक पे है ना मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। अभी ये मैंने इसको ऐसे ही अब मैं खाली रिकॉर्ड करता हूँ, उससे अच्छा है कि यहाँ पे एसबीआई का मैंने वेबसाइट यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये बार बार चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा भी लग रहा है। ठीक है ना, कि ज्वाइन इंडिया ओनली फॉर्चून 500 बैंक, बताइए पूरे इंडिया में है ना इकलौता एसबीआई है जो फॉर्चून 500 में शामिल है। ठीक है, तो ये अपने में गर्व की बात होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एसबीआई और एसबीआई के सीबी और पीओ के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि मैं एसबीआई में 1 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे मुझे है ना एसबीआई में जो सीबीओ होते हैं उसका क्या वर्क प्रोफाइल है वो मुझे अच्छे से एग्जैक्ट पता है। पीओ क्या होता है ये मुझे अच्छे से एग्जैक्ट पता है। ठीक है, अब कुछ बातें मैं ऐसा बोलूँगा ना तो हो सकता है कि थोड़ा-सा हार्श लग जाए किसी को। ठीक है, तो भाई उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बट फ्लो में निकल जाए तो इसको प्लीज़ नेगेटिव में मत लेना। ठीक है ना, कोशिश करना समझने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीबीओ के बारे में पहले बात करते हैं ना कि सीबीओ है क्या। तो सीबीओ का नाम ही है भाई सर्कल बेस्ड ऑफिसर। ठीक है, आपको एक ही सर्कल में 12 साल तक रहना है। ठीक है, इसमें जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होगे तो आपसे है ना लिखवा लिया जाएगा, एक अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा कि आप अपने स्पाउस के ग्राउंड पे नहीं जाओगे, आप अपने फैमिली में मदर और फादर के है ना इलनेस पे भी आप ट्रांसफ़र नहीं मांगोगे 12 साल से पहले। ठीक है, तो ये एक है जो मतलब थोड़ा सा है ना मुझे लगता है कि एसबीआई ने है ना सीबीओ के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पैरामीटर सेट किया हुआ है कि अगर आपकी वाइफ और स्पाउस है ना या हस्बैंड आपके उधर काम कर रहे हैं दूसरे स्टेट में। ठीक है, और अगर आपने दूसरे सर्कल में भर दिया तो आपको फ्यूचर में ना ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। आपको बाय हुक और बाय क्रुक 12 साल तक इस बैंक में सर्विंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, 12 साल या स्केल 4। ठीक है, जो भी लेटर होगा, अर्लियर नहीं, जो भी लेटर जो भी बाद में आता है, तो यानी कि इससे फिक्स हो गया कि भाई कम से कम 12 साल तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको स्केल 4 बनने में हो गया 2-3 साल और लेट लग गया तो 15 साल आप मान लो कि आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। और 15 साल में आदमी बुढ़ा हो जाता है, ये एसबीआई को सोचना चाहिए मेरे समझ से, मेरे तरफ से। ठीक है, कि भाई इतना तो सोच लो लोगों के परिवार के बारे में। ठीक है ना, अब लोग बोलेंगे, इसमें भी बोलेगी अपनी तरफ से कि भाई अगर परिवार का ही सोच रहा है तो परिवार के साथ रहो, है ना, तो ये तो थोड़ा गलत हो जाता है ना। खैर कोई नहीं। तो इसमें क्या है एस बी आई सी बी ओ में कि आपको 12 से 15 साल तो मान लो कि आपको जहाँ पे जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको रहना ही पड़ेगा। अच्छा, ये सी बी ओ का कॉन्सेप्ट आया क्यों? सी बी ओ का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ना कि स्केल 1 में जो पी ओ लोग होते हैं, ठीक है, इनकी वैकेंसी क्या है कि होती है। ठीक है, लेकिन स्केल 1 से है ना स्केल 2 तब में है ना लोग प्रमोशन नहीं लेते थे। ठीक है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न रहता था कि जो बंदा पीओ में आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा पढ़ने में जोड़ घटाव गुना भाग करने में थोड़ा एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो वो सोचता है कि यार मैं जब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो चलो मैं थोड़ा स्टेट का भी दे देता हूँ एग्जाम। ठीक है, थोड़ा यूपीएससी का भी दे देता हूँ एग्जाम, पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट से बोला तो वो क्या करता है कि उसका है ना थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट है ना आगे बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग प्राइवेट बैंक में थे तो हम लोग सोचे कि चलो सरकारी बैंक में चलते हैं ना, तो वैसे ही जो डायरेक्ट सरकारी बैंक में आता है वो थोड़ा सा और बेहतर जगह पे जाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, और जो कोशिश करेगा उसको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होता है कि पीओ है ना 1 से 2 साल में उनका तो 2 साल का प्रोबेशन ही होता है। ठीक है, तो 2 साल में वो क्या होते हैं कि 2 साल अपना तैयारी वगैरह करते हैं, और 2 साल जब ये प्रोबेशन में होते हैं तो इनके ऊपर उतना बर्डन भी नहीं होता है। ठीक है, पीओ के ऊपर, तो ये अपना तैयारी वैयारी भी ठीक ठाक कर लेते हैं ना, और फिर ये 2 साल में है ना निकल लेते हैं कहीं और, या तो स्टेट पीसीएस चले जाते हैं या यूपीएससी वगैरह में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन चले जाते हैं वो लोग, है ना। अब बात कहाँ पे आती है कि भाई लोग तो यहाँ से है ना आए, स्केल 1 में आए, स्केल 1 में बैंक के पास अपार वर्कफोर्स था, बट स्केल 2 में है ना कोई जा नहीं रहा है। उसके पीछे का दो रीज़न है। पहला कि स्केल 1 से जो पीओ थे वो मैक्सिमम चले गए हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज में चले जाते हैं। दूसरा, जो क्लरिकल से प्रमोट होते हैं स्केल 1 में, क्योंकि क्लरिकल से भी तो स्केल 1 में प्रमोट होंगे, तो वो भी है ना अपना प्रमोशन नहीं लेते हैं। क्यों? ट्रांसफ़र की वजह से। ठीक है,
कि भाई मेरा फैमिली, मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब कुछ सेटल हो चुका है, सबका स्कूल स्कूल चल रहा है। तो अगर मैं प्रमोशन लेता हूँ तो वो मेरे को है ना हो सकता है कि वो इंटर सर्कल भेज दे, हो सकता है तो वो इंटर एओ, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, ठीक है, जो सर्कल के अंदर होता है ना। एक सर्कल में कम से कम 6 या 5 या 7 के आसपास एओ होते हैं। तो मैं जयपुर सर्कल में हूँ, तो जयपुर सर्कल में ना 6 एओ हैं, ठीक है। तो ऐसे एओ होता है, ठीक है। अब इसमें एओ के अंदर फिर आरबीओ होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आपके ऊपर है ना कंडीशन रहता है कि आप अगर इस आरबीओ में हो, जो सबसे छोटा यूनिट है, तो इस आरबीओ से दूसरे आरबीओ में निकलने के लिए कम से कम आपको 3 साल का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, या 2 साल का टाइम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप एक आरबीओ से निकलते हो, तो फिर आपको है ना दूसरे आरबीओ में जाओगे आप, तो फिर आपको एक एओ से दूसरे एओ में जाने में है ना फिर वापस आपको 3 से 5 साल का टाइम लगता है, ठीक है। और वापस अगर आपको एओ टू एओ चेंज करना है तो 3 से 5 साल लगेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आदमी है ना एक ही जगह पे आपको है ना लोग घुमाते फिराते रहते हैं, ठीक है। जब तक अगर आप इधर रहते हो, क्या कहते हैं, एओ और आरबीओ में रहते हो, ठीक है। लेकिन आपका जैसे ही प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन में क्या होता है कि आपको दूर दूर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो जब आपका दूर दूर ट्रांसफर करते हैं, लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो इनके पास स्केल टू होता नहीं है, ठीक है। तो जब स्केल टू नहीं होता है, तो ये सोचते क्या है कि भाई चलो हम लोग है ना जो प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको लेके आते हैं स्केल वन पे, ठीक है। उनसे हम लोग 2-3 साल काम करवाएंगे, ठीक है, 2-3 साल में वो भी बैंक को जान जाएंगे, और हम भी उनके काम करने के तरीके को जान जाएंगे, और फिर वहां से हम लोग निकल लेंगे, उनको स्केल टू पे भेज देंगे, ठीक है। तो जो स्केल वन का जो वैकेंसी आता है, वो एक्चुअल में मेरे समझ से वो आता है स्केल टू के कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब जैसे स्केल वन हो आप, तो आपको स्केल टू का भी ब्रांच दिया जा सकता है, आपको स्केल टू का ब्रांच मैनेजर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो स्केल वन या स्केल टू दोनों है ना साइमल्टेनियस काम करते हैं, ठीक है, एक ही जैसा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, मैं आपको बता दिया कि सीबीओ कॉन्सेप्ट क्यों आया था, क्योंकि स्केल वन में है ना लोग रहते नहीं थे, मिलते नहीं थे, तो इसलिए इनको बाहर से रिक्रूट करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए सीबीओ का वैकेंसी आया है। और अब जब सीबीओ का वैकेंसी आया है, तो इन लोगों ने पहले ही शर्त लगा दिया है कि भाई हम आपको ट्रांसफ़र नहीं देंगे। अब मान लीजिए कि स्केल वन में कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, ठीक है, वो बिहार का आदमी है, तो वो चाहेगा नहीं यार कि स्केल टू स्केल थ्री में मैं अपने घर चला जाऊँ। कोई भी आदमी चाहता है कि मैं अपने घर चला जाऊँ, अपने बीवी बच्चे के पास रहूँ, ठीक है। तो जब जब लोग चले जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तो फिर उनके पास जगह बच जाती है, तो वहाँ पे काम कौन करेगा, ठीक है। तो इसी के लिए है ना सीबीओ का कॉन्सेप्ट शायद बैंक लेके आई है, ठीक है। ये समझ गए हम लोग। अब होता है कि अब मैं बता रहा हूँ आपको सीबीओ और पीओ के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा सैलरी का, ठीक है। सीबीओ और पीओ के सैलरी में है ना बहुत अंतर है, ठीक है। आप 2 साल नहीं, आप 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हो बैंक में, एसबीआई में, ठीक है, कि और उसके हिसाब से है ना आप मान लो कि 3 बैंक में काम कर चुके हो, एसबीआई, सॉरी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। मान लो कोई यूको में काम कर चुका है, कोई ग्रामीण बैंक में काम कर चुका है, ठीक है। तो आप वहाँ से जब आते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मैं एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी तीनों बैंक में काम कर चुका हूँ, ठीक है। अब तीनों बैंक में जब मैं काम कर चुका हूँ और जब मैं एसबीआई में आता हूँ, और जब मेरे सामने कस्टमर खड़ा होता है, ठीक है, तो मैं उसको एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, तीनों को कंपेयर करके, और इवन एसबीआई में आने के बाद एसबीआई का भी मेरे को सारा कुछ पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि तीनों के कंपैरिजन करके मैं कस्टमर को समझा सकता हूँ कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसे उन सबसे बेहतर है, ठीक है ना। ये चीज़ जो बंदा ऑलरेडी एसबीआई में बैठा हुआ है उसको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से, उस बैंक में काम करके आया हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा क्लैरिटी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पीओ को ले लीजिए, ठीक है। वो जो पीओ होगा, वो उस पीओ को पता नहीं होगा कि भाई एसबीआई में कैसे, एक्सिस में कैसे काम होता है, एचडीएफसी में कैसे काम होता है, आईसीआईसीआई में कैसे काम होता है, ठीक है। और कस्टमर को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेशर है, ठीक है। इवन दो उसके बाद भी पीओ की सैलरी एसबीआई से बहुत ज़्यादा, सीबीओ से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सीबीओ को मिलता है 36,000 प्लस 2 साल का इंक्रीमेंट, ठीक है। 39,000 के आसपास का है ना आपका बेसिक पे होता है। उस पे आप टीए डीए पता नहीं क्या क्या और सब जोड़ दो, है ना, एचआरए वगैरह होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, डीए वगैरह होता है, ठीक है। तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपका जो सैलरी बनेगा, वो इन हैंड सैलरी बनेगा 55, 56, 57 हज़ार के आसपास, ठीक है ना। इसी के आसपास बनता है 60,000, 55 से 60 के बीच में बनेगा, ठीक है, इन हैंड सैलरी। इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, हर महीने। उसके बाद आपको 11,000 रुपये, अगर आपके पास फोर व्हीलर है, तो 11,000 रुपये आपको पेट्रोल और न्यूज़पेपर ये सब चीज़ का मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको 10,000, 9,000 रुपये के आसपास, अगर आप थर्ड क्लास के सिटी में हो, मैं थर्ड क्लास के सिटी में हूँ, ठीक है, तो मुझे है ना 9,000 रुपये के आसपास का लीज मिलता है, ठीक है।
तो 9,000 रुपये आपका लीज़ हो गया, रहने के लिए रेंट मिलता है, ठीक है? तो वो 9,000 और वो 11,000, तो आप मान लो 20,000 आपका इधर हो गया, ठीक है? और आपका उधर हो गया आपका 55-56 हज़ार के आसपास वो, ठीक है? तो जो सैलरी कंपोनेंट होता है वो शायद 70,000 के आसपास होता है ग्रॉस सैलरी, ठीक है? तो 70,000 का ग्रॉस सैलरी मान लो, 20,000 का ये मान लो, तो नेट जो आपके ऊपर बैंक खर्च करती है हर महीने वो 90,000 के करीब होता है, ठीक है ना? उसके अलावा अगर आपको टीए वगैरह मिलता है, जैसे आप कहीं किसी और ब्रांच में जाते हो, कोई और डेपुटेशन वगैरह पे, ठीक है? तो उसका भी है ना अपना एक स्लैब बना हुआ है, तो उसके हिसाब से भी आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है? दिन के, है ना? तो अभी उसके हिसाब से शायद 1200 के आसपास मिलता है, ठीक है? तो वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप महीना में वो कर लेते हो तो वो भी आपको 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आपको लग जाएगा ओहो! कितना सैलरी मिलता है, ठीक है? लेकिन आप एक बार आओगे, ठीक है? और जिस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, करोगे, तो वो आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, मतलब जितना काम करवा रही है उतना पैसा दे रही है, ऐसा भी आपको लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, इसको पॉजिटिव वे में लेना, ठीक है ना? भाई पैसा दे रही तो काम तो करवाएगी ना, सिंपल बात है, ठीक है? तो अभी मैं बात कर रहा था पीओ और सीबीओ के अंतर में, है ना? अब देखिए पीओ और सीबीओ में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि पीओ है ना 2 साल में कंफर्म होता है, ठीक है? यानी कि पीओ को है ना डायरेक्टली कोई चार्ज नहीं दिया जाता है 2 साल से पहले, ठीक है? वो पासिंग ऑफिसर होता है, ठीक है ना? वो क्यू वगैरह, वो कोई भी है ना ऑथराइजर टाइप का काम कर सकता है, ठीक है? लेकिन उसको एग्जैक्ट है ना चार्ज नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो वो लाइबिलिटी से फ्री होता है पीओ, ठीक है? प्लस वो फ्रेशर है, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे एसबीआई से एक क्वेश्चन पूछने का मेरा मन करता है कि भाई आप पीओ को है ना 4 इंक्रीमेंट किस हिसाब से देते हो? वो 4 सवाल हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कम टाइम में करके आ गया, तो उसको आप 4,000 रुपये का ज़्यादा सैलरी दे, मतलब 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा दे देते हो। हम्म? हम अपने पिछले इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आए हैं, जिससे हम बेहतर कस्टमर डील कर सकते हैं, हम बेहतर कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, ठीक है? तो उसकी कोई मतलब मेरे नज़र में वैल्यू नहीं होता है, हो सकता है कि कोई और टर्म में होता होगा, बट वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? कि बैंक को थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए कि भाई जो सीबीओ है, खास करके जो एक्सपीरियंस बंदा है, उसको है ना पीओ से ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है? मेरे नज़र में। अब मैं सीबीओ हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो आपके पास एक्सपीरियंस बंदा, आप सोचो आपकी कंपनी है, ठीक है? आप कंपनी चला रहे हो, कोई बंदा आपके पास एक्सपीरियंस से आया है, कोई बंदा आप सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करके आ गया है आपके पास, ठीक है? तो आप दोनों में से किसको भाई सैलरी ज़्यादा देना चाहिए आपको? भाई जिसके पास एक्सपीरियंस है। हम्म? आपको बैंक में बैठा करके उसे जोड़ घटाव गुना भाग और दूसरा कोचिंग तो नहीं खुलवाना है। हम्म? और अगर आप ऐसे ले करके आते हो तो फिर वो तो रहते नहीं है, वो तो भाग जाते हैं छोड़ करके। तो भाई टिकता कौन है आपके पास? टिकता तो यही लोग हैं जो दूसरे जगह से आए हैं, सारा एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, इनके पास क्रीम है, नॉलेज का भी अच्छा खासा इनको पकड़ है। तो आप इनको थोड़ा सा सैलरी दो ताकि ये मोटिवेटेड रहें, ठीक है? अब दूसरा बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो ये बोलना चाहूँगा कि सीबीओ अगर कोई आता है, ठीक है? तो सीबीओ को कभी भी है ना फॉरेन बैंक में पोस्टिंग नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसमें है ना एज का क्राइटेरिया आता है, ठीक है? अब आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप कितना भी टेंडर एज में है ना आप नौकरी ले लिए हो, अगर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह आ गया, ठीक है? या 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, तो एसबीआई में है ना जो फॉरेन पोस्टिंग का जो कल्चर है, जो मतलब एलिजिबिलिटी है, ठीक है? उसमें सीबीओ फिट बैठता ही नहीं है। यानी कि सीबीओ को है ना फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलती है, ये एक दिमाग में रख लेना चाहिए, ठीक है? आप कितना भी अच्छा काम कर दो, ये यहीं तक काम कर पाओगे आप सोचोगे कि भाई मेरे को विदेश में नौकरी मिल जाएगी, है ना, विदेश की एसबीआई में मैं काम कर लूँगा, नहीं मिलने वाला है, ठीक है? वो उसके लिए भी कौन, जो फ्रेशर आते हैं, जो पीओ आते हैं, ठीक है ना, ये उनको ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया जाता है, ज़्यादा तरजीह दिया जाता है, और उनको है ना फॉरेन पोस्टिंग वगैरह में भेजते हैं, ठीक है? तीसरी बात कि यहाँ पे है ना सीबीओ को, जो मैंने फील किया है, ठीक है, जो पहले से बैंक में है ना, वो थोड़ा सा है ना सीबीओ को मतलब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा है ना पीओ से कम वैल्यू करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है? तो इसको कोई भी ऐसे एज इट इज़ कोट मत कर देना, ठीक है ना? मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उनको लगता है कि हाँ यार ठीक है सीबीओ है, हाँ ठीक है एक साइड से है, हमारा वर्कफोर्स है, बस बात खत्म। मतलब एक, मतलब पीओ है और एक सीबीओ है, दोनों के बीच में है ना डिफरेंस आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा, ठीक है? कि थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है ना, अपने को थोड़ा कम पूछा जा रहा है, सिंपल, ठीक है? तो ऐसा एक ये भी चीज़ रहेगा। काम के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, कि दोनों को काम क्या होता है, तो दोनों का काम एकदम सिमिलर होता है। आपके ऊपर इवन जवाबदेही ज़्यादा होगी, क्योंकि आप 6 महीने के बाद कंफर्म हो जाओगे। जब आप 6 महीने के बाद कंफर्म हो जाओगे तो आप फुल फ्लेज्ड स्केल वन ऑफिसर हो जाओगे, ठीक है? आपसे बैंक का सारा काम आपको करना पड़ेगा, और सारा चीज़ का है ना आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई ये बंदा ये करके दे, वो करके दे, वो करके दे, वो करके दे, ठीक है?
और एसबीआई में है ना कोई भी एक काम नहीं है, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो सारा कुछ करके देना पड़ेगा, और अपर मैनेजमेंट में जो भी आपके बॉस हैं वगैरह है, रिपोर्टिंग मैनेजर वगैरह है, ठीक है, तो उनका आपको एक्सपेक्टेशन का फुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 महीने बाद, तो यही मैं बोल रहा था कि पीओ जो है, तो पीओ को तो एक तो 2 साल तक कोई काम देते नहीं है, ठीक है। 2 साल उनको ऐसे ही मौज करवाते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही मौज करते हैं। कभी लर्निंग सेंटर में जाएंगे, कभी ब्रांच आएंगे, कभी फिर वापस लर्निंग सेंटर भेजते हैं, फिर वापस उनको ब्रांच भेजते हैं, ठीक है। तो ऐसा उनका चलता रहता है ना। और सीबीओ को क्या है कि भाई 6 महीने में ही उनका 15 दिन का लर्निंग होता है, ठीक है। एसबीआई लर्निंग सेंटर होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको भेजेंगे, 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, 15 दिन रहना खाना सब वहीं पे होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रांच में भेज दिया जाएगा, 6 महीने तक आप रहोगे, 6 महीने में भी आपसे अच्छा खासा काम करवाया जाएगा, और 6 महीने के बाद आपको चार्ज दे दिया जाएगा किसी भी चीज़ का, और आपको आपके ऊपर उसको आपके ऊपर सॉरी, उसके बाद आपको वो सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एकदम फुल फ्लेश, अब आप सरकारी ऑफिसर हो गए हो, आप काम करो बैंक का, ठीक है ना। लेकिन पीओ 2 साल बाद काम करता है, ठीक है। फिर भी उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है, और सीबीओ को अपने को थोड़ा सैलरी कम मिलती है, ठीक है। और थोड़ा कम क्या, मतलब ठीक ठाक ही कम मिलती है, मतलब 10,000 के आसपास का अंतर रहता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, हर महीने। साल का 1,20,000 होता है, ठीक है। तो ये बात हो गया एसबीआई और पीओ के बीच का, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अंतर है ना, जो बायसनेस है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये है। और क्या टॉपिक पे मैं बात करूं, मैंने तो कुछ बना करके लिख करके रखा है नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, अभी एक कमेंट आया था मेरे पास कल, है ना, किसी का, कि भाई सीबीओ और पीओ में क्या अंतर है। तो भाई सीबीओ पीओ में मेन पैसा का अंतर है, वैल्यू का अंतर है। पैसा आपको कम मिलेगा, वैल्यू आपको कम मिलेगा, एक लाइन में मैंने बता दिया, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना। मैं कोई 100% सही नहीं बोल रहा हूँ, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। नहीं तो कल को एसबीआई वाले मुझे बोलेंगे भाई तुम क्या क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेरे को जो फील हुआ पर्सनल लेवल पे, हो सकता है यार कि मैं होता है ना यार, कि आपका बॉस आपको पसंद नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि मेरा बॉस या मेरा कोई और मेरे को पसंद नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए ऐसा मेरे को फील आता होगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, बट मैं ऐसे एसबीआई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि एसबीआई ऐसे पार्शियलिटी करती है, एसबीआई बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करती है। लेकिन सैलरी देने में यहाँ पे एसबीआई पार्शियलिटी करती है, ठीक है। कि भाई जो पीओ है, जो जोड़ घटाव गुना भाग करके आ गया है, उसको वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। आप कितने साल का एक्सपीरियंस लेके आए हो, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस का 2 इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है। उससे अच्छा है कि भाई वो दे ही नहीं, सीधा जो बेसिक पे है वही दे दो, है ना। जो जो फर्स्ट बैच आई थी, ठीक है, एसबीआई सीबीओ का, तो उसको है ना अच्छा खासा पैसा मिलता था, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 8 इंक्रीमेंट मिलेगा। 6 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 6 इंक्रीमेंट मिलेंगे, ठीक है। किसी का 4 साल का है, 4 इंक्रीमेंट मिलेगा, किसी का 2 साल का है, 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। तो वो कॉन्सेप्ट ठीक था, है ना। भाई उनको उनके एक्सपीरियंस का उनको पैसा मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 साल 7 साल से काम करके आया हूँ, ठीक है, और फिर भी मेरे को 2 ही इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, और जो कल का बंदा आया है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता है अभी, है ना, वो उसको सेम रैंक में है, या फिर उसको आप स्केल 2 कर दो, है ना। आप पीओ वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, उसको स्केल 2 पे ले लो, ठीक है। फिर चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर जोड़ घटाव गुना भाग इतना अच्छा लगता है कि भाई जो जोड़ घटाव गुना भाग करता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसको स्केल 2 बनाओ सीधा। स्केल 1 क्यों बनाते हो, है ना। स्केल 1 पे तो हम लोग काम करने के लिए हैं ही, स्केल 2 में लेके आओ उसको, ठीक है। तो ये भी एसबीआई कर सकती है मेरे समझ से। खैर चलिए, कोई नहीं, मेरा अपना व्यू था, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, है ना। मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। अगर मन करेगा, कोई अच्छा कमेंट आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी अगर मेरा मन करेगा वीडियो बनाने का, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, कि एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको, है ना, मैं इंटरव्यू पे भी आऊँगा, है ना, एक अगला वीडियो में बनाऊंगा इंटरव्यू पे भी। पहले आप लोगों का ये रिटन एग्जाम निकल जाए, है ना, फिर मैं एक इंटरव्यू का भी वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वो भी आप देखना। वैसे रिटन एग्जाम के लिए मैंने बता दिया है कि थोड़ा सा आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लो, और थोड़ा सा है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लो, ठीक है। एक बुक आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी का भी किसी भी लेकर पढ़ लो, उससे भी है ना आपको क्वेश्चन वगैरह आ जाएगा। और थोड़ा सा है ना लोन सेगमेंट का भी पढ़ लेना आप, ठीक है। और बेसिक केवाईसी आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, मतलब वो आपको पता होगा कि हाँ बैंक में एक्चुअल में क्या होता है, उसी बेस पे क्वेश्चन पूछती है। और ये एसबीआई की काफ़ी खास बात है, ठीक है, कि वो आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछती कि भाई ये जोड़ घटाव गुना का भाग करो, ठीक है। वो जोड़ घटाव गुना भाग भाई हम लोग 5वें 6ठे क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। अब कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक लगा करके जोड़ घटाव गुना भाग कर दे रहा है, तो वो कोई बड़ी महारत वाली हासिल कर लिया है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। मेरे नज़र में ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। बाकी चलिए, मिलते हैं हम लोग और वीडियो में, बाय बाय।